हमने अभी तक कलेक्शन ऑफ डेटा में पढ़ा था कि डेटा होता क्या है। डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज जो हमें दो पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आफ्टर दैट हमने पढ़ा हम डाटा कलेक्ट करते कैसे हैं, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, क्वेश्चनर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। उसके बाद हमने क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड पढ़ा। मोड ऑफ डाटा कलेक्शन में हमने पर्सनल इंटरव्यू, देन टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड मेलिंग क्वेश्चनर पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले थे पायलट सर्वे। ठीक है, पायलट सर्वे क्या होता है? वंस द क्वेश्चनर इज रेडी, इट इज़ एडवाइजेबल टू कंडक्ट अ ट्राई आउट विद अ स्मॉल ग्रुप विच इज़ नोन एज पायलट सर्वे और प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर। जब हमारे क्वेश्चनर बन जाते हैं, क्वेश्चनर क्या है? एक सेट ऑफ पेपर में जब आप क्वेश्चंस लाइन वाइज प्रेजेंट करते हो, लिखते हो, इंटरव्यू लेने के लिए या किसी से कुछ भी पूछने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो उस क्वेश्चनर को उसके बन जाने के बाद जब आप उसको ट्रायल करते हो कि ठीक है हमने क्वेश्चन पेपर बना लिया, एक बार हम ट्राई करते हैं, हम किसी को देते हैं कि आप एक बार इसमें फीडबैक दो। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? ये इस ट्रायल से, इसको हम कहते हैं, पहले तो इसे हम कहते हैं पायलट सर्वे। जब हम क्वेश्चनर को बना के उसे ट्रायल के लिए ट्रायल करते हैं, ट्रायल के लिए प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ प्री टेस्टिंग करते हैं, दैट इज़ पायलट सर्वे। और इसे हम करते ही क्यों हैं कि अगर हमारे क्वेश्चनर में कोई कमी है, कोई मिसप्रिंट है या कोई किसी में आपको जो प्रेजेंटेबल है, जो प्रेजेंटी है, उसको जो इंटरव्यू है उसको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के ड्यूल मीनिंग हो सकते हैं या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। So the pilot survey helps in providing a preliminary idea about the survey. It helps in pre-testing of the questionnaire so as to know the shortcomings and drawbacks of the questions. Pilot survey also helps in assessing the suitability of questions, clarity of instructions, performance of enumerators and the cost and time involved in the actual survey. तो pre-testing क्या होता है? Generally pre-testing होता है ड्रॉबैक्स या जो भी उसके शॉर्टकमिंग्स होते हैं वो सब जानने के लिए। नाउ मैंने तीनों ही डिस्कस किए हैं, तीनों के ही क्वेश्चन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उसी टाइम हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आप सब ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज सेंसस एंड सैम्पल सर्वेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सैम्पल से आपको क्वेश्चन आ जाता है। So census or complete enumeration. A survey which includes every element of the population is known as census. Census क्या होता है? जब आप पॉपुलेशन की हर एक इंडिविजुअल के पास जाकर जो जानकारी कलेक्ट करते हो, that is known as census or the method of complete enumeration. If certain agencies are interested in studying the total population in India, they have to obtain information from all the households in rural and urban India. It is carried out every 10 years. A house-to-house inquiry is carried out covering all the households in India. Demographic data on birth and data on birth, death rate, literacy, employment, life expectancy, size and composition of population, etc. are collected and published by the Registrar General of India. The last census of India was held in 2011. तो जब आप पॉपुलेशन की एक एक इंडिविजुअल के पास जाकर जो इन्फॉर्मेशन लेते हो, कलेक्ट करते हो, उसे रिकॉर्ड करते हो, दैट इज़ नोन एज सेंसस। ठीक है, कुछ एजेंसीज होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है यहाँ पे कि पूरे इंडिया में कितनी टोटल पॉपुलेशन है वो हमें जानना है। तो हम कैसे जानेंगे? हम चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, आप दोनों जगह जाकर हर एक घर में, हर ईच हाउसेस में आप जाओगे, ईच इंडिविजुअल से आप उसकी इन्फॉर्मेशन लोगे। अब आप किस चीज़ के बारे में पूछोगे? आप पूछोगे डेट ऑफ ऑन बर्थ के बारे में, कितने डेथ हुई है, एक जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके बीच में, क्या लिटरेसी रेट है, ये सब जान सकते हैं हम इसके थ्रू, सेंसस के थ्रू। पूरी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट है कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, परसेंटेज क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, साइज़ कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एवरेज लेके चलते हैं कि
कि आज के टाइम एट प्रेजेंट जो लाइफ एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान कितने साल तक जीवित रह सकता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के दौरान जब हमें आज़ादी मिली थी, उस दौरान ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम थी। एक नॉर्मल एक जो व्यक्ति जो बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, उस टाइम उस व्यक्ति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 ईयर्स ओल्ड ही थी, सिर्फ 32 साल, ठीक है। और आज वही एक्सपेक्टेंसी 67 या 68 ईयर्स है, ठीक है। कि अगर एक इंसान उसे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो वो कम से कम 67 ईयर्स ओल्ड तक, 68 ईयर्स तक तो आराम से जीवित रह सकता है। इसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये किस तरीके से किया जाता है, अगर पॉपुलेशन जानना है, आप हर एक स्टेट में, हर एक, चाहे वो रूरल हो, अर्बन एरिया हो, हर एक घर में जाकर लोगों से पूछते हो कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या करते हैं, कितने लोग कमाने वाले हैं, हाँ ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। और लास्ट टाइम मतलब अगर कोई बूढ़ा किसी की डेथ है तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है कब, ठीक है। और ये इंडिया में कितने टाइम पीरियड में किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। हर 10 साल के बाद ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब सेंसस ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया था वो था 2011 में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब ये नेक्स्ट ईयर 2021 में दोबारा से सेंसस कंडक्ट करेंगे और सारी पॉपुलेशन तब एक्यूरेट पता चलेगी। तो इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब कंडक्ट हुआ था, तो 2011। या फिर क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि नेक्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब कंडक्ट होगा, तो आपको क्या लिखना है, 2021, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अब 2011 की जनगणना के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 121.09 करोड़, विच वॉज 102.87 करोड़ इन 2001। 2011 से पहले 2001 में सेंसस हुई थी पॉपुलेशन, तो उसमें पॉपुलेशन में क्या पता चला था, तब हमारी थी 102, जो इंक्रीज होकर 2011 में कितनी होगी, 121, ठीक है। Census 1901 indicated that the population of the country was 23.83 करोड़, और 1901 में हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 23.83 करोड़। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये फिगर्स आएंगी, तो इतनी जल्दी। Since then, in a period of 110 years, the population of the country has increased by more than 97 करोड़, जो मैं अभी बता रही थी, ठीक है। तो ये जो गैप बताया 1901 से 2011 का, ये अप्रॉक्स कितने ईयर्स हो गए, 110 साल। तो 110 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन 97 करोड़ टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो गई। The average annual growth rate of population, which was 2.2% year in the decade 1971 to 81, came down to 1.97% in 91-2001 and 1.64% during 2001 and 11। और जो हमारी ग्रोथ रेट है, देखो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे ग्रोथ रेट हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। 71 to 81 तक 2.2 से 1.97 आया, नाउ 1.97 से लेटेस्ट 2011 तक 1.64 हमारी परसेंटेज ग्रोथ रेट की रही है। तो ये क्या, और ये डिक्रीज हो रही है। नाउ पॉपुलेशन एंड सैंपल, अभी तक हमने, ये आपका टॉपिक है सेंसस एंड सैंपल सर्वे। सेंसस के बारे में आपने समझ लिया, हर एक इंडिविजुअल के घर पे जाकर एक एक से जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज सेंसस। नाउ सैम्पलिंग क्या है, population or the universe in statistics means totality of the items under study. Thus the population or the universe is a group to which the results of the study are intended to apply. A population is always all the individual items who possess certain characteristics according to the purpose of the survey. The first task in selecting a survey is to identify the population. Once the population is identified, the researcher selects a method of studying it. If the researcher finds that the survey of the whole population is not possible, then he she may If the researcher finds that the survey of the whole population is not possible, then he she may decide to select a representative sample.
A sample refers to a group or section of the population from which information is to be obtained. A good sample is generally smaller than the population and is capable of providing reasonably accurate information about the population at a much lower cost and shorter time. ठीक है, तो क्या है कि सेंसस क्या था? अगर आपको पूरे इंडिया की पूरी इकोनॉमी को जानना है कि पॉपुलेशन टोटल कितनी है, तो आप पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी घर हैं, हर एक इंडिविजुअल पे जाओगे, उसकी डाटा कलेक्ट करोगे. लेकिन सैम्पल में क्या है? सैम्पलिंग इज़ व्हाट कि अगर आप कुछ सेलेक्टेड मैमल्स को ले लो, ठीक है, अगर आपके स्कूल में अगर 600 बच्चे हैं तो मैं हर 600 बच्चों के पास जाकर इन्फॉर्मेशन ना लेकर मैं किसी 100 बच्चों को सेलेक्ट कर लूँगी कि इन 100 से ही मैं ये इन्फॉर्मेशन निकालूंगी और इसके बेसिस पे ही मैं कंक्लूजन दूंगी. ठीक है, तो ये जो बड़े मासेस पे ना करके छोटे से ग्रुप को जो हम सेलेक्ट करते हैं और उनका सर्वे करते हैं, दैट इज़ नोन एज सैम्पलिंग. ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? एक तो जब आप सेंसस करते हो तो सेंसस में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा, पूरे इंडिया का जानना है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा. लेकिन आपका सैम्पल सर्वे में इतना टाइम और इतना कॉस्ट नहीं लगता. सपोज यू वांट टू स्टडी द एवरेज इनकम ऑफ पीपल इन सर्टेन रीजन. अगर आप सपोज करो आपको एक रीजन में लोगों की एवरेज इनकम क्या है ये जानना है. अकॉर्डिंग टू सेंसस मेथड यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द रीजन. अगर आप सेंसस मेथड को अप्लाई करते हो तो सेंसस मेथड में क्या है, उस एरिया में, उस रीजन में जितने भी लोग हैं, आप सबके पास जाओगे, हर एक इंसान के पास जाओगे और उनसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे. Add the map and divide by the number of individuals to get the average income of the people. अब एवरेज कैसे निकलता है? जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोगों की इनकम का सम अपॉन टोटल लोग कितने हैं, 10 है, तो नंबर नीचे 10 इंटू 100. इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है. तो यही हम करेंगे. जितने भी वहाँ पे एरिया में जितने भी लोग हैं, सपोज करो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 पीपल है, मैं 100 घरों पे जाऊँगी, हर किसी से उसकी सैलरी पूछूंगी, देन सबकी सैलरी ऐड करूँगी, उसको डिवाइड कर दूँगी 100 इंटू 100. तो जो आएगी परसेंटेज वो हमारी एवरेज इनकम हमें पता चल जाएगी. ठीक है, ये किसके मेथड के थ्रू है? सेंसस. This method would require huge expenditure as a large number of enumerators have to be employed. ये थोड़ा एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और दूसरा एक्सपेंडिचर मीन्स आपके खर्चे भी इसमें ज़्यादा होंगे. अल्टरनेटिवली यू सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. आप सैम्पलिंग भी कर सकते हो यही इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए. कैसे? From the region and find out their income. The average income of the selected group of individual is used as an estimate of average income of the individual of the entire region. मैं वो 100 लोगों का ना लेकर मैं सेलेक्ट कर लूँ 20 या 30 लोगों का ही कर देती हूँ. तो उसके बेसिस पे अगर मैं कोई कंक्लूजन निकाल दूँ तो वो क्या है? सैम्पलिंग मेथड. एग्जाम्पल यहाँ मैं दे चुकी हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं सैम्पलिंग मेथड के. वो क्या ड्रॉबैक्स होते हैं वो आप यहाँ पढ़ोगे. मोस्ट ऑफ द सर्वेज आर सैम्पल सर्वेज. दीज आर प्रेफर्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन्स. अ सैम्पल कैन प्रोवाइड रीजनेबली रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एट अ लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम. As samples are smaller than population, more detailed information can be collected by conducting intensive inquiries. As we need a smaller team of enumerators, it is easy to train them and supervise their work more effectively. First thing, ज़्यादातर जो सर्वेज होते हैं वो सेंसस नहीं होते हैं, वो सैम्पल होते हैं, क्योंकि सेंसस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम और पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अगर मैं आज कहूँ कि मुझे पूरी कंट्री में पॉवर्टी जाननी है कितनी है, तो मेरे लिए ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है. या फिर मैं ये अप्लाई करने से पहले भी, ये सर्वे करने से पहले भी 10 बार सोचूंगी. या तो मैं सेकेंडरी हेल्प लेना चाहूँगी कि मेरे को सेकेंडरी मेथड के थ्रू ये पता चल जाए, मैं इंटरनेट पर सर्च करके वो डाटा ले लूँ. ठीक है, लेकिन प्राइमरी कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो एक तो ज़्यादातर जो सर्वेज होते हैं वो क्या होते हैं? वो सैम्पलिंग सर्वे होते हैं. कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करके उनसे रिव्यू जानते हैं. ठीक है, और बेनिफिट्स तो आप हर जगह पढ़ ही चुके हो. ठीक है, कॉस्ट कम लगता है, कॉस्ट एफिशिएंट है और शॉर्टर टाइम में हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा इसमें जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इंक्वायरीज, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है. ठीक है, हमें हर चीज़ ईजीली और डीपली पता चल जाती है.
और इजी भी है। इसमें जो हम एन्यूमरेटर्स रखेंगे, जो क्वेश्चंस करते हैं, जो ये इंक्वायरी करने जाते हैं, जो सर्वे लेने जाते हैं, आप उन्हें भी आप इजीली सुपरवाइज कर सकते हो और मोर इफेक्टिवली वर्क हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू डू सैम्पलिंग। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम एंड नॉन रैंडम। ठीक है, सैम्पलिंग के भी टू टाइप्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। What is random sampling? As the name suggests, random sampling is one where the individual units from the population are selected at random. The government wants to determine the impact of the rise in petrol price on the household budget of a particular locality. For this, a representative sample of 30 households has to be taken and studied. The names of all 300 households of that area are written on paper and mixed. Then 30 names to be interviewed are selected one by one. In random sampling, every individual has an equal chance of being selected. In the above example, all 300 sampling units of the population got an equal chance of being included in the sample of 30 units, and hence the sample such drawn is a random sample. This is also called lottery method. Nowadays, computer program are also used to select random samples. Random sampling होता क्या है? देखो, अगर मैं एक रूम में अगर 100 लोगों का मैं रैंडम सैम्पलिंग कर रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे 100 लोगों के बीच में सैम्पलिंग करनी है तो मैं क्या करूँगी, उन 100 लोगों का, ठीक है, 100 में से मैं किसी 30 को ही सिलेक्ट कर सकती हूँ। आप इसे ऐसे समझो, ठीक है, 100 लोग हैं, मुझे किसी 30 को ही सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उन सब के नाम एक पर्चियों में लिख दूँगी, 100 नेम्स बाउल में डाल दूँगी और एक एक करके 30 पिक करूँगी। तो ये क्या है, मैं नहीं जानती, किसी भी इंडिविजुअल को नहीं जानती हूँ, मैंने इस तरीके से जिसका नाम पिक कर दिया, तो उन 30 लोगों का नाम क्या होगा, रैंडम, हम उसे रैंडम पिक कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसी के साथ जो दूसरी सैम्पलिंग है, इसमें बेनिफिट क्या होता है कि पहली बात तो सबको इक्वल चांस मिलता है, इसमें किसी के साथ बायसनेस नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि मैं किसी इंडिविजुअल को जानती नहीं हूँ, मैंने नाम खुद से नहीं सेलेक्ट किए, हमने सारे नाम बाउल में डाल दिए हैं, उसके बाद हमने 1 बाय 1 पिक किया है, इसीलिए इसको लॉटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको लॉटरी मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि हमने रैंडम निकाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें मैं नाम सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं वही 30 नेम्स ले रही हूँ, लेकिन मैं नाम से ले रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई पर्ची सिस्टम नहीं चलती, इसमें डायरेक्ट आप नाम लेते हो। ठीक है, अगर इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर मुझे राइट दिया गया है कि मैं इन 100 लोगों में से किसी 30 को चूज़ कर रही हूँ, तो मैं उन 30 लोगों को चूज़ कर सकती हूँ जो मेरे जान पहचान वाले हों। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एक एरिया में अगर MDDA फ्लैट्स बन रहे हैं, MDDA फ्लैट्स क्या होते हैं, चीपर रेट में आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनने फॉर्म भरा है, इसके लिए लॉटरी सिस्टम से अगर मेरे पास 100 फ्लैट्स हैं तो मैं 100 पर्चियों में 100 पर्चियाँ जितने भी लोगों ने वहाँ पे फॉर्म भरा है उनमें से 100 मैं निकालूंगी। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं लॉटरी सिस्टम से कर रही हूँ तो मुझे नाम नहीं पता, मैंने जो पर्ची उठाई उसका नाम उसमें आ जाएगा। लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, मैं तो उनको ही सिलेक्ट करूँगी ना जो मेरे जान पहचान वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ये ड्रॉबैक आ जाता है, हर किसी को इक्वल राइट्स या इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जजमेंट क्या हो जाती है, बायस्ड हो जाती है। ठीक है, इसमें आपका लास्ट टॉपिक है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। आफ्टर दैट सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म है, तो कल ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा।